नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टडी करने वाले हैं कुछ ऐसे चीज के बारे में जिसको कि सीखना बेहद ही ज्यादा जरूरी है बच्चों। और ये ऐसा चीज है जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अनुसार हम किसी भी सब्जेक्ट को सीख सकते हैं। तो हमारा एक लॉ है बनाया हुआ और जिसे हम मंत्र कह सकते हैं। और ये मंत्र है बच्चों RSBBNR। ठीक है, R का मतलब क्या होता है? सबसे पहले किसी भी चीज को सीखने के लिए, दुनिया की किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है रेगुलरिटी की। उस चीज को रेगुलर रूप से करना है, हमें पर डे करना है, हमेशा करना है, रुकना नहीं है जब तक कि वो चीज की प्राप्ति हमें नहीं हो जाती है। दूसरी चीज है कि माइंड योर सिलेबस। एस का मतलब होता है सिलेबस। सिलेबस को आपको समझना होगा, वो चीज जिस चीज को पढ़ने वाले हैं उसका सिलेबस को समझना होगा कि एक्चुअल में जो विषय को हम पढ़ने वाले हैं, जो सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं उसका सिलेबस क्या है। एंड उसके बाद सिलेबस के बाद हम बुक को परचेज करते हैं। B स्टैंड्स फॉर बुक। बुक का मतलब होता है जो सिलेबस आपने देखा है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा बुक सूट करता है, कौन सा बुक में वो पूरा सिलेबस अवेलेबल है। और जिस बुक में पूरा सिलेबस अवेलेबल होता है वो बुक को हमें परचेज करना है, खरीदना है। तो B का मतलब हुआ बाय योर बुक। ठीक है, फिर ये B का मतलब होता है बच्चे सी बैक ईयर पेपर। मतलब कि पिछले वर्ष जो एग्जाम में पूछा गया है, एग्जामिनेशन में जो पूछा गया है, सारा सवाल जो एग्जाम में आ चुका है उसका पूरा क्वेश्चन बैंक, जिसको आप लोग बोलते हैं ना, इसी को हम लोग क्वेश्चन बैंक के नाम से जानते हैं। तो वो क्वेश्चन बैंक आपको लेना होगा। क्वेश्चन बैंक में पूरा पता रहता है कि कौन सा सवाल कहां से आया हुआ है। उसके बाद फिर क्या है, क्वेश्चन बैंक को देखते हुए आपको फिर नोट्स को बनाना होगा। मेक योर सिस्टमैटिक नोट्स। मतलब नोट्स को आपको बनाना होता है कि एक्चुअल में नोट्स हम किस तरह से बनाएं। एक बेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, एक बढ़िया डायरेक्शन में होना चाहिए बच्चे। और जैसा कि आप नोट्स बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आप फिर बाद में रिवाइज करोगे। R स्टैंड्स फॉर रिवीजन। इस प्रकार से जो हमारा जो रूल है, जो मंत्र है बच्चे, ये है RSBBNR। और RSBBNR को आप फॉलो करेंगे तो आपको सबसे पहले पूरा कोई भी चीज हो, दुनिया का कोई भी चीज आप सीख सकते हैं। कोई भी चीज, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, सिविक्स हो, जियोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी चीज हो, कोई भी इन एनी स्ट्रीम यू विल लर्न अ कॉन्सेप्ट। आप किसी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं, लेकिन इतना चीज आपको करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना होगा। RSBBNR रेगुलर। उसके बाद सिलेबस को माइंड रखिए, बुक को परचेज कीजिए, बैक ईयर पेपर देखिए, उसके अनुसार से नोट्स को बनाइए जो कि हम क्लास में बनवाते हैं बच्चे। और R का मतलब हुआ रिवीजन। रिवीजन का जो टाइम होता है ये आप शुरू से ही चलते रहता है टिल द टाइम ऑफ एग्जाम। एग्जाम तक ये पूरा रिवीजन मेरा चलता है। यदि आप एग्जाम तक रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको आपका एग्जाम बेस्ट नहीं जाएगा। एग्जाम का जो परफॉर्मेंस है बच्चों वो गलत होगा, वो खराब आपका होगा। इसलिए एग्जाम का जो परफॉर्मेंस होना चाहिए ये बेस्ट होना चाहिए। यदि आप नोट्स बनाते हैं तो एग्जामिनेशन में उसको रिवाइज करना ज्यादा जरूरी है। खोल दो खिड़की को, खोल दो। तो इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले मेरा जो लर्निंग मंत्र है ये हमारा ऐसा होता है। तो इसका लर्निंग मंत्र है बच्चों, ये हमारा कैसा है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं इसमें, स्टडी डेली एंड रीड टेक्स्ट बुक। मतलब कि कोई भी चीज को सीखने के लिए, चाहे वो आपका कोई भी विषय वस्तु हो, कोई भी चीज को सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस चीज को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले डेली पढ़ना है भाई, रोज रोज पढ़ना है, पर डे पढ़ना है। उसके बाद रीड टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को प्रत्येक दिन रीड करना है, समझना है अच्छे से, एक एक स्टेप वाइज आपको समझना है, पढ़ना है उसको। और पढ़ने से पता है, पढ़ने से सबसे पहले आपको एक चीज जनरेट होता है कि आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से कर पाते हैं। सबसे पहले रीडिंग, आपका रीडिंग स्ट्रेटजी बढ़िया होगा। एंड आफ्टर दैट रीडिंग के बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़िया होने वाला है। ठीक है, तो रीडिंग से ये फायदा हमें मिलता है। उसके बाद क्या होता है, रीड द टॉपिक बिफोर द क्लास। क्लास के पहले उस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइए जो क्लास में आपका हो रहा है। तो इससे ये फायदा आपको मिलेगा कि जो टीचर क्लास में पढ़ाने वाले हैं उसका फायदा आपको एकदम ऑन द स्पॉट आपको स्किप करेगा, माइंड में पूरा का पूरा आपको माइंड में पूरा एंट्री करेगा। ठीक है ना, सॉरी एंट्री करेगा, क्लिक करेगा। ठीक है,
अब देखिए बात क्या है, लेकिन यदि आप पढ़ के नहीं जाते हैं तो आपका 70% चीज माइंड से स्किप कर जाएगा क्लास में टीचर को पढ़ाने के बाद भी। इसीलिए स्किप नहीं करने देना है कॉन्सेप्ट को, उसको पूरा का पूरा अचीव करना है, समझना है, क्लिक करना है। और उसके बाद क्या होता है बच्चों, क्लास में अटेंटिव रहिए, वेरी एक्टिव इन क्लास। क्लास में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्लास चल रहा है और बच्चे पीछे बैठे हुए हैं और टीचर का तो ध्यान तो सारे बच्चे पे होता है, वो तो सारे लोग जानते हैं। बट अब आप ही बताइए, जब टीचर क्लास में लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो उस दौरान ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टीचिंग उस समय आप क्या करते हैं, यदि पीछे में फोन चला रहे हैं, किसी का देख रहे हैं, अब भाई इधर उधर ताक झाक में लगे हुए, तो ऑब्वियसली है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो आपका जो सिचुएशन जो होगा, वो सिचुएशन में यू आर नॉट अटेंटिव इन योर क्लास, आप उस क्लास में अटेंटिव नहीं है। और यदि आप अटेंटिव नहीं रहेंगे तो आप सबसे पहले आप मारे जाइएगा। अब मारे जाने से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आपको जो चीज क्लास में टीचर ने बताया है वो 1% कभी भी कुछ याद होने वाला नहीं है। इसीलिए बच्चे सबसे पहले आपको अटेंटिव इन क्लास, क्लास में अटेंटिव आपको रहना है, सारी चीज को आपको समझना है क्लास में। यदि आप अटेंटिव नहीं रहते हैं तो आप क्लास की कोई भी चीजें कभी भी किसी भी वक्त किसी भी क्लास में किसी भी सब्जेक्ट का सीख नहीं सकते। सो सॉरी फॉर दैट, यदि आप नहीं सीखिएगा तो आपके साथ प्रॉब्लम होने वाला है। सर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए टीचर को कोई लॉस होता नहीं है, लॉस बस इतना ही होता है यदि आप क्लास में अटेंटिव नहीं है, कभी गलत कुछ कदम उठा दिए या फिर एग्जाम में गलत मार्क्स आ गया, बेकार वाला मार्क्स आया है, तो आप लोग क्या करते हैं, टीचर को बदनाम करते हैं। अरे भाई टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाए थे, केमिस्ट्री के टीचर नहीं सही पढ़ाया, फिजिक्स वाला टीचर अच्छा नहीं पढ़ाया, ऐसा ही आप लोग बोलते हैं। लोग बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं यदि एग्जाम में उनका मार्क्स बेटर नहीं हो पाता है तो। उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस एग्जाम्पल। बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना, बच्चे एग्जाम्पल को कैसे प्रैक्टिस किया जाए इसकी समझ हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक कैटेगरी इसका रखा गया बच्चे, एग्जाम्पल कोई सा भी हो, आप देखते होंगे मैथ्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, आप फिजिक्स पढ़िए, किसी भी सब्जेक्ट में एग्जाम्पल होता है। वर्कड आउट लिखा हुआ रहेगा, आपका वर्कड आउट आपका प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रॉब्लम क्या है, वर्कड आउट प्रॉब्लम क्या है बच्चे, मतलब जो आपका चैप्टर में है कॉन्सेप्ट उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है, क्वेश्चन रखा गया है और उस पे उसका आंसर लिखा रहता है डिस्क्रिप्टिव रूप में। तो वो चीज आपको समझना है। और बनाने का दो मेथड है, एक होता है कि उसको देख देख के उतार लेना, ठीक है, उसको देखिए, देख देख कर उतारना, तो ये हो गया कॉपी करने वाले स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जो स्टूडेंट कॉपी करते हैं ना वो स्टूडेंट ऐसे होते हैं। और एक होता है कि वो एग्जाम्पल जो दिया हुआ है ना उसको कॉपी करके नहीं उतारते हैं, वो अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर उसको बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं सेल्फ सोल्विंग। तो वो बच्चे ही आगे बढ़ते हैं। यदि आप में सेल्फ सोल्विंग टेक्निक नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसीलिए बच्चे सबसे पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देना है कोई भी क्वेश्चन को सेल्फ सोल्विंग में। आप खुद यदि कोई क्वेश्चन को करते हैं तभी आपको फायदा है। साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार का आपको लगाना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। यदि आप देख देख कर उतारते हैं तो वो कभी संभव नहीं है कि आप कोई भी अमुक टॉपिक को आप सीख पाए। किसी भी कोई भी नहीं सीख सकता सर, आप ब्रह्मास्त्र नहीं चला दीजिएगा। रॉकेट साइंस तो जानते नहीं कि रॉकेट साइंस सर आराम से आप चलाएं, सुई वहां पे चला गया, ऐसा कुछ नहीं होना है, संभव ऐसा नहीं सर। तो आपको सबसे पहले वो करना होगा, तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम, प्रैक्टिस एग्जाम्पलर प्रॉब्लम इन पर्टिकुलर टॉपिक। उस पर्टिकुलर टॉपिक का एग्जाम्पल को आप सोल्व कीजिए, मोर क्वेश्चन सोल्व कीजिए, देन यू विल गेट मोर द एक्सपीरियंस, देन यू विल गेट मोर द कॉन्सेप्ट, then you will learn more the concept if you more practice problem. उसके बाद क्या बच्चे, पांचवा में प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज। कोई भी चैप्टर का एक्सरसाइज को उठाइए, एक्सरसाइज को एक से लेकर के, बच्चे देखिए आप जानते हैं एम करीम का जो बुक है आपका, एम करीम जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं एम करीम में अभी ट्रीट कर रहा हूं, एम करीम का बुक। सर एम करीम के क्वेश्चन को कैसे बनाएं, तो सबसे पहला काम कोई भी क्वेश्चन को कैसे बनाए इसको पूछे। एम करीम कोई सफिशिएंट बुक थोड़ी ना, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी बुक सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट आपको होना है, सारे बुक अच्छे हैं, एक भी बुक खराब नहीं होता। कोई बच्चे एनसीईआरटी बनाते हैं, कोई बच्चे एम करीम को बनाते हैं, कोई बच्चे एचसी वर्मा को बनाते हैं, कोई बच्चे डीसी पांडे सर की बुक को सोल्व करते हैं, कोई बच्चे बीएम शर्मा बुक को बनाते हैं,
तो बच्चे कोई भी बुक खराब नहीं होता। कोई बच्चे भारती भवन वाला ट्रिपल राइटर के बुक को बनाते हैं, तो कोई बुक बेकार नहीं होता। आप किसी भी बुक को उठाइए, आप बगल में रखिए, आप बैठिए बढ़िया से, उसके बाद सारे बुक का क्वेश्चन को आप सीरियल नंबर से सोल्व करने का प्रयास कीजिए। एक्सरसाइज को एक से उठाइए और बनाने लगिए। यदि उस बुक में वैसा क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, तब तो और ज्यादा बढ़िया है सर। अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन को बनाइए, कॉन्सेप्ट को सीखिए, क्वेश्चन को बनाइए, रगड़ दीजिए धर के। अब देखिए क्या करना है, जब तक आप मोर एंड मोर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, देन यू विल अनेबल टू लर्न मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट। आप नहीं सीख पाइएगा, सिंपल सी फैक्ट है। उसके बाद भी यदि आपको प्रॉब्लम है तो कॉन्टेक्ट योर सोर्सेज, अपने सोर्सेज से आप कांटेक्ट करें। सोर्सेज क्या हो सकते हैं? वो सोर्सेज हैं आपके टीचर, क्लास शिक्षक जिसको बोलते हैं, जो आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। या फिर यदि इससे बात नहीं बनती है तो आप गूगल पे देखिए, तो गूगल खोलिएगा तो व्हाट्सएप फेसबुक के अलावा भी और बहुत सारी चीज होती है, उसको खोलिए तो पता चलेगा। तो गूगल में ये सब नहीं करना है बच्चे, या फिर कुछ मूवी नहीं डाउनलोड कर लेना है। उसके जगह पे आपको अपने कॉन्सेप्ट, आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके रिगार्डिंग में आपको चलना है। जो चीज आपको नहीं आ रहा है सर, उसको देखना है। बहुत सारा ऐसा साइट्स है जिसपे कि आपका सिस्टमैटिक आंसर मिल सकता है। तो आपसे यह मैं अपील करता हूं, मेरी विनम्र विनती है बच्चे कि आप इन सारे चीज को समझें। यदि आप नहीं समझते हैं तो लोग आपका यूज करेंगे और अपने पास रख के पूरी जिंदगी आपको रगड़ देंगे, और आप पूरी जिंदगी उनका काम कीजिएगा, अपना काम क्योंकि आप कर नहीं पाए टाइम पे। इसीलिए सो डोंट टेक रेस्ट, डू योर बेस्ट ऑलवेज एंड एनी टाइम। ओके बच्चे, अब देखिए हम आगे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं एक चीज और को। सर हाउ टू सोल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें? तो बहुत सारे बच्चे का ये सवाल होता है कि न्यूमेरिकल को हम कैसे सोल्व करें। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल सोल्व कैसे करते हैं। एक न्यू टेक्निक है बच्चे, समझना है आपको। कोई भी किसी भी चीज को उठाइए, हाउ टू सोल्व द न्यूमेरिकल, हाउ टू सोल्व द न्यूमेरिकल। आप न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करें? सबसे पहले अमुक न्यूमेरिकल को, जो न्यूमेरिकल, जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जिस भी किताब से उठा लीजिए, कोई भी किताब का जो न्यूमेरिकल होता है, उसको सबसे पहले आप क्या करें बच्चे, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इसको बोलते हैं रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है ना, वो डाटा को सिस्टमैटिक लिखना है, अपने ढंग से लिखना है। डायग्राम संभव है तो डायग्राम को भी बनाना है। तो दूसरा चीज है बच्चे, डाटा को लिखिए, राइट द डाटा, डाटा को लिखना है, एंड ड्रॉ द डायग्राम इफ पॉसिबल। यदि उसका डायग्राम संभव है तो उसके डायग्राम को आप बनाएं। यदि डायग्राम आप नहीं बनाते हैं तो आपका सवाल बनेगा, बट वो क्लियरिटी आपको बनाने में नहीं आएगी, वो मजा आपको नहीं आएगा यदि आप डायग्राम नहीं बनाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि डायग्राम बना करके ही कोई भी क्वेश्चन को बनाए, यदि उसका डायग्राम संभव है तब। उसके बाद अप्लाई द फॉर्मूला, आप फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। फॉर्मूला आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन में फॉर्मूला तो होता ही है, इसमें फॉर्मूला कभी भी रटना नहीं है। फिजिक्स के फॉर्मूला को कभी हम रटते नहीं हैं, और यदि आप फॉर्मूला को रटते हैं तो आपसे सवाल बनने की संभावना पूरी नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत कम फॉर्मूले को ही रट पाइएगा। ज्यादा फॉर्मूला आपको रटने से कभी याद होने वाला है नहीं, भूल जाइए, क्योंकि माइंड में लिमिटेड चीजें स्टोर हो सकता है, समझिए चीज को। तो उसके बाद आपको 4 नंबर में बच्चे कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन ये पूरा मैथमेटिकल होता है, मैथमेटिकल। उसके बाद आपको 5th में आपका आंसर मिलेगा, और आंसर को आपको ले आना है। आंसर आपका कैलकुलेशन यदि बेस्ट होगा तो इसके लिए आपको मैथमेटिक्स बेस्ट होना चाहिए। मैथ्स आप सीखें, जरूर सीखें।
बायोलॉजी वाले बच्चे से भी मैं अपील करता हूं कि जो मैं क्लास में जो मैं कैलकुलेशन जो मैं बताता हूं ना बच्चे, वो कैलकुलेशन पे भी आप बहुत ध्यान दें। कैलकुलेशन बहुत बच्चे का वीक होता है। मैं देख रहा हूं बच्चे पिछले 4 साल से अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने क्या देखा है कि बच्चे क्या करते हैं ना, उनका बहुत कमजोर कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन कमजोर होने का मतलब यह है कि उनका कॉन्सेप्ट कमजोर होता है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत वीक होता है। कितने बच्चे को तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं पता होता है, कितने बच्चे को साइंटिफिक तरीके से क्या लिखा जाता है वो नहीं पता होता है, कितने बच्चे को मीटर सेंटीमीटर में डिफरेंस नहीं पता होता है, अंतर क्या होता है। तो इस तरीके से बच्चे आप कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखें। और बच्चे मैं कह देना चाहता हूं मैथमेटिक्स का यूज कहां पे होता है, मैथ्स में आपका ट्रिगोनोमेट्री को आपको समझना होगा बढ़िया से, और कैलकुलस विद योर ग्राफ आप बढ़िया से याद रखिए। आपका सारा अलजेब्रा तो याद रखना ही रखना है, अलजेब्रा ये 3-4 चैप्टर को, ट्रिगोनोमेट्री को, अलजेब्रा को और कैलकुलस को, तीनों चैप्टर जिस बच्चे का स्ट्रांग होगा उसी बच्चे का फिजिक्स में, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल, साधारणतः ये जनरली फिजिक्स में न्यूमेरिकल तभी आपको बनेगा। तो इतना आपको करना होगा बच्चे। अब आइए बच्चे हम देखते हैं कुछ डेरिवेशन को हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। इसको आप पॉज करके लिख लेंगे बच्चे, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम समझने का प्रयास करते हैं। एक मेरा थ्योरम है बच्चे, वो क्या है थ्योरम,